तो देखिए यहाँ पे क्रैश कोर्स का भाग 2 है और भाग 2 में हम लोग साइंस के जितने सारे VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे इसमें। और इसमें भी आपको 15 प्रश्न है, जिसमें से 5 प्रश्न फिजिक्स के, 5 प्रश्न आपको केमिस्ट्री और 5 प्रश्न आपको बायोलॉजी से दिया गया है, मतलब बायो से, जीव विज्ञान से। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। सबसे पहले हम ये समझते हैं, अवतल दर्पण बहुत दूर की बात है, सबसे पहले हम दर्पण की बात समझते हैं। तो दर्पण जो होता है, दर्पण को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक गोलीय दर्पण और एक समतल दर्पण। ठीक है, दर्पण को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक गोलीय दर्पण और एक समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांट दिया गया है? 2 भागों में। गोलीय दर्पण को कितने भागों में? 2 भागों में। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। और दर्पण के मतलब समझिए आप, ऐनक की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, दर्पण के मतलब ऐनक। ठीक है, तो ऐनक भी कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के यहाँ पे हुआ, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले कहाँ करते हैं हम? गाड़ी के हेडलाइट में। जो गाड़ी होता है और गाड़ी के जो हेडलाइट होता है आगे, उसमें हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण के। जबकि गाड़ी के साइड मिरर, जो पीछे की हम वस्तु को देखने के लिए, हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। गाड़ी के साइड मिरर में किसका? जबकि गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण। अब आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सैलून में होता है दाढ़ी बनाने के लिए। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए सैलून में उपयोग होता है किस दर्पण का? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का सर्च लाइट में होता है। कहाँ होता है? सर्च लाइट में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। जैसे यहाँ पे दिया है कि बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग ऊर्जा के लिए भी किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग ऊर्जा के लिए भी करते हैं। फिर इनका उपयोग वाहन के हेडलाइट, लैंप, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। फिर आगे चलते हैं। सेविंग दर्पण, मतलब सैलून में भी हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सक और विशेष रोगी के प्रशिक्षण में भी हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। मतलब डॉक्टर लोग जो होता है दांत उत की जांच करने के लिए, कान की जांच करने के लिए, नाक की जांच करने के लिए भी किसका उपयोग करता है? अवतल दर्पण का। जैसे मान ली कि दांत का कोई अंश है जो आपको अंदर में है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है? अवतल दर्पण के ठीक सामने रखता है, तो उस दांत का जो पार्ट खराब है वो अवतल दर्पण में थोड़ा बड़ा करके दिखाई देता है। छोटे वस्तु को बड़ा करके दिखाई देना किसका काम है? अवतल दर्पण की। इसीलिए डॉक्टर लोग जो होता है दंत चिकित्सक में, जैसे नाक में हो गया या और कोई चीज डॉक्टर के उपयोग में आ सकता है, तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग इतने जगह पे कर सकते हैं। बाकी आप अपने भाषा में एग्जाम में जिस टाइप से भी लिखना चाहें लिख लेंगे। हो गया यहाँ पे क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार की होती है? दोष का मतलब होता है रोग, हम लोग की आम भाषा में रोग बोलते हैं। आंख में भी रोग होता है और कई प्रकार का होता है। जब हम नेत्र से 25 सेमी की स्पष्ट दूरी नहीं देख सकते हैं, जब हम अपनी नेत्र से 25 सेमी की स्पष्ट दूरी नहीं देख सकते हैं, तब समझते हैं कि नेत्र में न किसी प्रकार का दोष हो गया है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेमी पर किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। जब इस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तब कह सकते हैं कि नेत्र में दृष्टि दोष हो गया, मतलब नेत्र में दोष हो गया है। ठीक है, आंख में किसी प्रकार के रोग हो गया। और नेत्र दोष 4 प्रकार के होता है। नेत्र दोष कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार के होता है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल दर्पण, अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए आप कौन सा लेंस लगाएंगे? अब हम निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष मतलब नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और दूर की वस्तु साफ साफ, तो उसको क्या बोलते हैं? और ठीक उसका उल्टा। तो हम लोग निवारण ख्याल यहाँ पे समझेंगे। निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए अवतल लेंस, दीर्घ दृष्टि मतलब दूर दृष्टि दोष बोल सकते हैं हम, दीर्घ मतलब दूर दृष्टि दोष के लिए हम किस लेंस? उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, और यहाँ पे जरा दृष्टि दोष के लिए बाईफोकल लेंस।
बाईफोकल लेंस, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। अगर निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो कौन सा चश्मा पहनेंगे आप? अवतल लेंस का चश्मा पहनेंगे। दूर दृष्टि दोष हो जाएगा तो उत्तल लेंस का चश्मा, ठीक है। अब बिंदुकता दृष्टि दोष के लिए बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये निवारण हो गया, ठीक है। बाकी इसको वर्णन भी कर दे सकते हम लोग इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 3 में आ रहा है, स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम क्या है? तो देखिए, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और 7 रंग के जो विभक्त होती है एक पट्टी का निर्माण करती है, ठीक है, एक पैटर्न बनाती है। उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे मान लिया जाए स्पेक्ट्रम जो प्रिज्म जो होता है 5 सतहों से मिलकर बना होता है। कितना सतहों से? प्रिज्म कितना सतहों से मिलकर बना होता है? 5 सतहों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। प्रिज्म अगर पूछता है कि प्रिज्म कितना सतह से मिलकर बना होता है, कितना सतह से मिलकर के बना होता है, तो प्रिज्म जो होता है 5 सतह से। कितना सतह से? 5 सतह से। पूछेंगे प्रिज्म का जो 2 सतह आयताकार होता है, प्रिज्म का 2 सतह क्या होता है? 3, जैसे 5 होता है ना जी, जिसमें 2 को सतह क्या होता है? आयताकार होता है। और 3 सतह क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। 3 सतह। अब आ जाते हैं, श्वेत प्रकाश जैसे ही से गुजरता है प्रिज्म से, श्वेत प्रकाश जैसे ही से गुजरेगा, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से जैसे ही होकर गुजरती है तो कितना रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। चार रंग, 5 रंग, 6 रंग और 7 रंग, ऐसे। और इसी पट्टी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसी पट्टी को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। श्वेत प्रकाश जाती है प्रिज्म से जैसे होकर गुजरती है, कितना रंगों में विभक्त हो जाती है? सबसे ऊपर वाला रंग को क्या बोलते हैं? लाल रंग, और सबसे नीचे वाला को बैगनी रंग बोलते हैं। देखो, लाल रंग का जो झुकाव होता है सबसे कम होता है। लाल रंग का झुकाव जो होता है, झुकाव सबसे कम होता है। इसका झुकाव सबसे, झुकाव जो होता है अधिक होता है। किसका झुकाव अधिक होता है? पूछेगा कि किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो किस रंग के? बैगनी रंग का। किस रंग का कम झुकाव होता है? लाल रंग का। किस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। चलिए इसको फिर से लिख देते हैं हम। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है से अधिक होता है, जबकि विचलन कम होता है। विचलन कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है जबकि विचलन कम है। वहां पे बैगनी रंग का, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी रंग का। किस रंग का? बैगनी रंग का कम होता है जबकि विचलन अधिक होता है। बैगनी रंग का विचलन सबसे, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग करते हैं हम लोग। किस रंग का? क्योंकि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किस रंग का होता है? लाल रंग का। तो प्रिज्म से इतना ही क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। तो सबसे पहले देखिए बल्ब बनाइए। अब बल्ब देखिए, बल्ब में क्या क्या होता है। बल्ब में एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है। इसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। एक धातु की पिन होती है। फिर कांच का एक बल्ब होता है, मतलब ये कांच का बना होता है। देखिए ये, ठीक है, इतना चीज होता है। इस प्रकार से नामांकित चित्र बना देंगे आप एग्जाम में बल्ब का। फिर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखो। सबसे पहले अपने बाएं हाथ को क्या करो, इस प्रकार से मोड़ो। देखो किस प्रकार से, हम 2 अंगुलियों को इस प्रकार से चाप दें, ठीक है। 2 अंगुलियों को हम इस प्रकार से चाप दे। देखिए इस प्रकार से रखें ना, इसको हम 2 क्या मुट्ठी में बंद कर दिए। अब ये 3 अंगुली हम पहले समझते हैं। इसको बोलते हैं अंगूठा,
इस अंगुली को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तर्जनी और इसको मध्यमा। देखिए ये बीच में होता है कि नहीं, अंगुली के सबसे बीच भाग यही है, इसको क्या बोलते हैं हम? मध्यमा। इसको तर्जनी, इसको अंगूठा। जब ऐसा हम करते हैं तो ये जो तर्जनी है विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, विद्युत क्षेत्र की तर्जनी। तर्जनी देखिए सीधा रखते हैं ना इसे हम, तो तर्जनी किसको दिखा रहा है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को। और ये जो है विद्युत बल्ब को, अथी विद्युत क्षेत्र के बल को, मतलब विद्युत बल को, किसको? अंगूठा बल को दर्शाता है, ये क्षेत्र को दर्शाता है, और ये किसको दर्शाता है? धारा को। ठीक है, ये किसको दर्शाता है? धारा। देखिए मध्यमा किसको दर्शाता है? धारा को। तर्जनी किसको दर्शाता है? क्षेत्र को। अंगूठा किसको? बल को। तो इतना ही याद रखिएगा आप, अंगूठा बल, अंगूठा बल को दर्शाता है, अंगूठा बल को दर्शाता है, तर्जनी क्षेत्र को दर्शाता है, और ये धारा को दर्शाता है। किसी को दर्शाता है? धारा को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे मध्यमा धारा को दर्शाता है, मध्यमा धारा को दर्शाता है, तर्जनी क्षेत्र को दर्शाता है, और अंगूठा बल को। लेकिन किसका क्षेत्र को? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, और फिर ये विद्युत धारा को, और ये विद्युत बल को। ठीक है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारा, विद्युत बल को। तो वही कह रहा है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, अपने बाएं हाथ को तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा को परस्पर लंबवत फैलाएं। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, चुंबकीय तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, और मध्यमा धारा को दर्शाता है, मध्यमा धारा को दर्शाता है, और अंगूठा बल को दर्शाता है। अंगूठा, देखिए अंगूठा किसको दर्शा रहा है? बल को दर्शा रहा है, अंगूठा बल को दर्शा रहा है। इसी नियम को हम क्या कहते हैं? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को कहते हैं। बाकी आप इसमें लिखा हुआ है, चित्र यहाँ पे बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 6, यहां से बायो स्टार्ट हो गया। उत्सर्जन क्या है? मानव में इनके 2 प्रमुख अंग के नाम लिखिए। उत्सर्जन के मतलब क्या होता है कि देखिए जीवों के शरीर में उपचयन क्रियाओं के, जो जीव के शरीर होता है, कोई भी जीव रखिए, सब में उत्सर्जन होता है। तो जीवों के शरीर में उपचयन क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों के शरीर से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग पानी पीते हैं, और पानी पीने के बाद यदि पसीना के रूप में बाहर निकल रहा है, मूत्र के रूप में बाहर निकल रहा है, तो ये सब क्या हुआ? उत्सर्जन हो गया। या तो हम बोल सकते हैं उत्सर्जन का जो मुख्य अंग है वो होता है किडनी, और दूसरा होता है लंग्स। किडनी और लंग्स। किडनी क्या करता है? किडनी जो है रक्त में द्रव के रूप में अवशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। किडनी के काम क्या है कि जो रक्त में अवशिष्ट पदार्थ हो गया, जो खराब चीज हो गया, उसको मूत्र मार्ग के द्वारा क्या करता है? शरीर से बाहर निकालना। ये क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन के ही क्या है? एक अंग है। उत्सर्जन के ही क्या है? एक अंग। उसी प्रकार फेफड़ा, फेफड़ा क्या करता है? जो रक्त में गैसीय अवशिष्ट पदार्थ, जो रक्त में जो होता है अवशिष्ट गैस पदार्थ जो चल जाता है, उसको शरीर से क्या करता है? बाहर निकालना। तो पूछेगा कि बताइए उत्सर्जन के प्रमुख अंग कौन कौन होंगे? तो किडनी और लंग्स, किडनी और लंग्स। चलिए, मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, नाम सहित वर्णन करना है। तो मनुष्य की जो मस्तिष्क होता है वो 13 से लेकर के 1400 ग्राम का होता है। जो हमारा मानव की मस्तिष्क होता है वो कितना से कितना होता है? 1300 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम, मतलब 1.2 kg से लेकर 1.4 kg, 1.2 kg से लेकर 1.4 kg। केजी में गड़बड़ाने जाना। 1200 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से भाग देंगे तो 1.2 kg। 1400 ग्राम का 1000 से भाग देंगे, केजी में बदलेंगे तो 1.4 kg। तो मानव के जो मस्तिष्क होता है कितना होता है? 1.2 से 1.4 kg। ग्राम में पूछे तो 1200 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम। मानव के जो मस्तिष्क होता है, ये मानव की मस्तिष्क जो है करीब करीब सभी रीढ़ प्राणियों में पाया जाता है। ये रीढ़ मानव, देखिए मस्तिष्क की हम बात कर देते हैं, तो मस्तिष्क जो होता है सभी रीढ़ प्राणियों में पाया जाता है। हम मानव मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, बाकी सबकी बात नहीं कर रहे हैं। तो मानव मस्तिष्क जो होता है उसको 3 भागों में बांटा गया। कितना भाग में? 3 भाग में। देखिए जो हमारा मस्तिष्क है ये पूरा क्या CPU इसको बोला जाता है।
क्योंकि सब चीज को कंट्रोल यही करता है। जैसे कंप्यूटर में क्या करता है, सीपीयू पूरे पार्ट को कंट्रोल करके रखता है, कीबोर्ड को, डिस्प्ले को, या उसमें कैमरा लगा दिए, कैमरा को मतलब ये, या कोई चीज भी लगा दी उसमें, हर चीज को कंट्रोल कौन करता है, सीपीयू करता है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मस्तिष्क करता है। हर चीज पर नियंत्रण कौन रखता है, मस्तिष्क। हमको भूख लग रहा है या प्यास लग रहा है या कहीं जाना है, हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम किसी चीज को याद कर रहे हैं, ये सब को नियंत्रण किसको करना है, मस्तिष्क को। ठंड लग रहा है चाहे गर्मी लग रहा है, ये सब कौन देखता है, मस्तिष्क देखता है। और मस्तिष्क को क्या है, मस्तिष्क को पार्ट को भी 3 भाग में बांट दिया गया। कितना भाग में, 3 भाग में। सबसे पहला अग्र मस्तिष्क, जिसको फोर ब्रेन कहते हैं, अग्र मस्तिष्क। आगे की मस्तिष्क को हम क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क। फिर होता है एक मध्य मस्तिष्क, बीच की मस्तिष्क को हम क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क। एक होता है पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। पीछे वाला मस्तिष्क को हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं। और अग्र मस्तिष्क को भी कई भाग में बांट दिया गया है, मध्य मस्तिष्क को भी कई भाग में बांट दिया गया है, पश्च मस्तिष्क को भी कई भाग में बांट दिया। इसका विवरण करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अग्र मस्तिष्क को भी जैसे सेरिब्रम में बांट दिया गया है, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क को भी बांटा गया। पश्च मस्तिष्क मतलब जिस लेवल से हम क्लास पढ़ते हैं उस लेवल से इसको हम डिवाइडेड करते चले जाते हैं, क्योंकि माइंड में ही हम पढ़ना शुरू कर देंगे तो एक बुक हमारा माइंड के लिए स्पेशलिस्ट हो गया। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया, नाम सहित बताइए। तो मनुष्य के मस्तिष्क को सिर्फ 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। कभी पूछ सकता है कि अग्र मस्तिष्क का वर्णन कीजिए, फिर मध्य मस्तिष्क का वर्णन कीजिए, फिर पश्च मस्तिष्क का वर्णन कीजिए। अग्र मस्तिष्क कितना भाग की होती है, मध्य मस्तिष्क कितना भाग की होती है, पश्च मस्तिष्क कितना भाग की होती है, तो ये आपको वर्णन करने के लिए आ सकता है, लेकिन दीर्घोत्तरी तो अगला जब क्लास आएगा तो इसके अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चात मस्तिष्क का डायग्राम के साथ इसको हम लोग लाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे मानव में वृषण के क्या कार्य होते हैं। देखिए, मानव में वृषण के क्या कार्य होते हैं। मानव में वृषण के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहले क्या होता है कि मानव में जो वृषण होता है वो पुरुष में होता है। ठीक है, वृषण किस में होता है, पुरुष में होता है। और पुरुष में जो वृषण होता है, वृषण पुरुष में होता है और इसका काम है शुक्राणु के निर्माण करना। वृषण में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का। शुक्राणु का निर्माण कहां होता है, वृषण में। शुक्राणु का निर्माण कहां होता है, वृषण में। और वृषण किस में रहता है, पुरुष में। और वृषण जो होता है हमारा शरीर से बाहर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुरुष के शरीर के एक बाहरी अंग समझ एक प्रकार से। ठीक है, जैसे मान लीजिए देखते हैं कि जो हमारा आंख है वो शरीर का अंदर बना हुआ है। ठीक है, शरीर का अंदर है आंख, देखिए ये मतलब खोपड़ी के अंदर है, लेकिन यहीं पे कान देखिए माइंड से बाहर है ना यहाँ पे, तो ये हो गया बाहर, तो इसको बाहरी भाग बोल देते हैं हम। ठीक है, तो उसी प्रकार वृषण जो होता है पुरुष का एक जनन अंग भी है, पुरुष का जनन अंग, जिसके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे जन्म लेते हैं। तो उसी की वजह से अगर उसमें नहीं रहेगा, अगर वृषण नहीं रहेगा तो वह पुरुष नहीं कहलाएगा। ठीक है, वृषण, जिस पुरुष में वृषण नहीं रहेगा वो पुरुष नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे वृषण में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो देख पूछता है कि वृषण के कार्य बताइए, तो वृषण में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। वृषण में क्या उत्पन्न होता है, और अलैंगिक जनन क्रिया में सक्रिय भाग लेकर के भावी पीढ़ी को जन्म देने में सहायता करती है। अलैंगिक जनन में भाग लेती है और क्या करती है आगे, हाँ लैंगिक जनन में क्रिया में सक्रिय होती है, मतलब भाग लेती है और पीढ़ी को आगे जन्म देने में सहायता भी करती है। फिर देखिए वृषण में जो होता है, वृषण में एक हार्मोन उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन। कौन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन जो होता है ये 12 वर्ष की उम्र में बनना शुरू होता है। कितना वर्ष की उम्र में, हाँ, जब पुरुष 12 वर्ष के हो जाता है, जब लड़के 12 वर्ष के हो जाते हैं तब उसमें टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन बनना शुरू होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन शुरू होता है कब, 12 वर्ष में। और वृषण भी, शुक्राणु भी बनना कब शुरू होता है, 12 वर्ष में। 12 वर्ष से पहले ना शुक्राणु बनता है न टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। और जिसकी वजह से द्वितीय लक्षण की पहचान भी होती है। टेस्टोस्टेरोन जब बनना शुरू होता है तो जिससे पुरुष होने का द्वितीय लक्षण भी, प्राथमिक लक्षण तो कि वृषण होना चाहिए, उसके पास सीसन होना चाहिए, उसके पास पुरुष के पास वृषण और सीसन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पुरुष का। पुरुष एक हो गया वृषण, ठीक है।
और एक होता है शीशन। ठीक है, शीशन जिसी का मार्ग है वृषण के रास्ते से आगे आता है शीशन। तो वृषण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। बाकी इसके बारे में आप नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे। 12 वर्ष की उम्र में बनता है, ध्यान रखिएगा। ये टेस्टोस्टेरोन नाम की भी हार्मोन 12 वर्ष की उम्र में, और 12 वर्ष के बाद जब लड़के जो पेशाब करते हैं तब उसको गंध देना शुरू करता है, इसी हार्मोन की वजह से। ठीक है, जब बच्चा मान लीजिए 2 साल के 3 साल का रहता है, अगर वो पेशाब कर देगा ना तो वो गंध देना नहीं शुरू करता है। जबकि वही बड़ा हो जाएगा और मान ली कि जाते बाथरूम के पास देखते हैं कितना गंध देते रहता है, तो गंध किसके वजह से देता है? इसी हार्मोन की वजह से। अगर ये हार्मोन नहीं निस्सरित होगा, नहीं निकलेगा, तो फिर ये गंध भी देना बंद हो जाएगा उससे। चलिए अगला प्रश्न है कि एक लिंगी और द्विलिंगी की परिभाषा देना है। एक लिंगी क्या होता है, द्विलिंगी क्या होता है? तो एक लिंगी वे जीव जिनमें नर और मादा, नर और मादा, नर मतलब पुरुष और मादा मतलब स्त्री, नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग होते हैं, उसको हम एक लिंगीय जीव कहते हैं। जैसे में मानव में क्या होता है? पुरुष में पुरुष वाला नर वाला लिंग हो गया, और स्त्री में स्त्री वाला, मतलब दोनों का लिंग क्या होता है? अलग होता है। पुरुष अलग लिंग का होता है और स्त्री अलग लिंग के होते हैं। जैसे पुरुष के पास वृषण होता है, शीशंस होता है, स्त्री के पास जो होता है योनि होता है, वो अलग पार्टेक्स है। तो ये दोनों में क्या होता है? लिंग अलग अलग होते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग अलग होता है और पुल्लिंग अलग होता है। तो अगर जिसको जन्म देने में दोनों का लिंग अलग अलग होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक लिंगीय बोलते हैं। जैसे नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक लिंगीय। जबकि हम द्विलिंगीय किसे कहते हैं? वैसे जीव जो एक ही शरीर में दोनों लिंग उपस्थित हो, एक ही शरीर में दोनों लिंग, नर वाला लिंग भी और मादा वाला लिंग, दोनों लिंग क्या हो? उपस्थित हो, तो उसको क्या बोलते हैं? द्विलिंगीय। जैसे केचुआ, केचुए में आपको स्त्रीलिंग वाला भी मिल जाएगा और पुल्लिंग वाला भी मिल जाएगा। केचुआ जो होता है ना, आधा पार्ट स्त्रीलिंग और आधा पार्ट उसी में दोनों चीज होते हैं। तो वैसे जीव को हम क्या बोलते हैं? द्विलिंगीय जीव कहते हैं। एक लिंगीय जीव जैसे मनुष्य, हम लोग क्या हो गए? एक लिंगीय जीव हो गए। जैसे गाय हो गया, एक लिंगीय जीव हो गया, बकरी हो गई, एक लिंगीय जीव हो गया, भैंस हो गया, एक लिंगीय जीव हो गया। लेकिन वहीं पे हम केचुआ की बात करते हैं तो केचुआ कौन सी लिंग है? द्विलिंगीय है। अब लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं? लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होता है। मनुष्य में कितना जोड़े? 23 जोड़े। अगर हम गुणसूत्र की बात करें तो कितना? 46 गुणसूत्र होता है, वही होता है 23 जोड़े मतलब 46 गुणसूत्र। इसमें से 22 जोड़े क्रोमोसोम जो होता है एक ही प्रकार के होते हैं। 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है जिसमें से 22 जोड़ा एक ही रहता है, दोनों में समान रहता है। 22 जोड़ा तक क्या रहता है? लेकिन 23वां जोड़ा अलग अलग रहता है। 23वां जोड़ा अलग अलग रहता है। जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे, और देखिए जो एक ही रहता है उसको बोलते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम किसको बोलते हैं? 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है जो एक तरह के होता है। जैसे मनुष्य में 46 गो गुणसूत्र होता है ना जी, मतलब 23 जोड़ा गुणसूत्र होती है, तो 22 गो गुणसूत्र एक तरह होता है। 22 जोड़ा जो होता है एक तरह, और उसको क्या बोलते हैं? 22 जोड़ा को हम ऑटोसोम कहते हैं। 23वां जोड़ा भिन्न भिन्न होता है। 23वां जोड़ा भिन्न में, पुरुष में अलग और स्त्री में अलग, पुरुष में अलग और स्त्री में अलग होता है 23वां जोड़ा। उसको हम एक्स और वाई के द्वारा डिनोट करते हैं कि एक्स होता है और एक वाई होता है। ठीक है, जिसके वजह से भी लिंग निर्धारित होता है जन्म होने के बाद। जैसे पुरुष के पास एक्स वाई होता है, पुरुष के पास एक्स वाई, और स्त्री के पास खाली एक्स एक्स। यदि स्त्री का एक्स और पुरुष का वाई गुणसूत्र मिलता है तो जा करके एक्स और वाई मिला तो बेटी होगा, एक एक्स वाई मिला तो बेटा होगा, और एक्स एक्स मिला तो बेटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग नहीं लेती है, स्पष्ट रूप से भाग नहीं लेती है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर सकती है या घटा सकती है, वैसे पदार्थ को हम उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, हम उदाहरण अगर लेकर चलें कि उत्प्रेरक कौन है, तो हम पानी लेते हैं या कोई चीज पदार्थ हम लोग यहां पे लेते हैं, ऐसा चीज जो रिएक्शंस करता है। तो हम लोग एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं, हम लोग घर में खाना बना रहे हैं। ठीक है, खाना क्या बना रहे हैं? तो हम लोग दाल बना रहे हैं। ठीक है, दाल में पानी और अरहर, जो चीज़ का दाल डालना है डाल दिए हम लोग, पानी और कोई अरहर डाल दिए हैं। अरहर मतलब
दाल जो भी मतलब चना डालना है तो चना डाल दीजिए आप, ठीक है। चना डाल दिए हम, पानी में चना डाल दिए। अब कभी कभी देखते होंगे कि लोग नमक पहले डालते हैं। क्यों डालते हैं पहले नमक? क्योंकि गल जाए जल्दी। आखिर गल क्यों जाएगा जल्दी? तो नमक जो है उत्प्रेरक है, अभिक्रिया को क्या किया? तेज कर दिया अभिक्रिया को। तो जो पहले तो गल तो रहा था पहले भी, लेकिन जैसे ही नमक डाले तेज हो गया, जल्दी से गल गया। तो वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया को क्या कर दे? तेज कर दे। जैसे मान ली कि भोजन हम लोग खा लिया और पची नहीं रहा है, तो तुरंत नींबू लिए, तो क्या किया? पेट में जो कौन अभिक्रिया? जैविक अभिक्रिया। शरीर के अंदर कौन अभिक्रिया? जैविक अभिक्रिया होती रहती है। तो जैविक अभिक्रिया को क्या करता है? तेज कर देता है। समझ में आ रहा बात? जैसे हम लोग नींबू के लेते हैं तो नींबू कैसे तुरंत भोजन को पचा देता है, क्योंकि अंदर में जो अभिक्रिया उसका तेज कर देता है। तो वही उत्प्रेरक का काम है। उसमें जो हम लिए सीधे तरीके से भाग नहीं लिया, पर वो अभिक्रिया को तेज कर सकता है, चाहे अभिक्रिया को घटा सकता है। अभिक्रिया को तेज कर सकता है, चाहे अभिक्रिया को घटा सकता है। जहां अभिक्रिया हो रहा है उसको और जल्दी करा देगा, और या तो अभिक्रिया को कराने में लेट कर देगा। अभिक्रिया को कराने में लेट कर देगा, उसको क्या करते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। देखिए उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेती है, लेकिन प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। जो स्पीड है उसका क्या करता है? बढ़ा देता है। उसको हम उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे एफी उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु तथा क्लोरीन द्वारा स्थापित विस्थापना करना। मतलब ये अलग चीज उदाहरण हो गया, आप शॉर्ट उदाहरण वही समझ लीजिए। ऐसा और कई उदाहरण है जो उत्प्रेरक का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे लड़ाई उड़ाई रहता है, ठीक है, घर में जैसे पापा हैं गुस्सा रहे हैं, और उसके जगह पे कोई और गांव घर वाला दोस्त चला है या कोई चला आदमी, और आज थोड़ा सा पापा को नुस्खा दिया, वहाँ पर थोड़ा सा मामला को बढ़ा दिया। दो तरह के आदमी आएंगे, एगो बढ़ा देगा, एगो दाब देगा, छोड़िए नहीं, अरे बेटा है गलती हो गया मैनेज कर लीजिए। नहीं, इस प्रकार समझा देगा कि नहीं उसी की गलती था, गलती रहेगा बेटे के, लेकिन दूसरा आदमी आता है तो हो सकता है कि नहीं उसका गलती था, इसका कुछ नहीं गलती था, मुँह खड़ा थे। तो वहाँ पर ही पापा के जो गुस्सा है उसको कंट्रोल कर देता है, करता है नहीं। तो वहाँ पर जो बाहरी वाला आदमी आया वो भाग नहीं लिया उस लड़ाई में, पर वो क्या किया? शांत कर दिया, उसको थोड़ा कम कर दिया गुस्सा को। और एक आता है कि गुस्सा को तेज कर देना, दो प्रकार से। तो वो जो बाहरी वाला जो आदमी आया वो क्या हुआ? उत्प्रेरक हुआ। उसी प्रकार कोई भी चीज समझिए कि जो वेग को बढ़ा दे चाहे वेग को घटा दे, वेग को रासायनिक में अभिक्रिया के दौरान बढ़ा दे चाहे वेग को घटा दे, उसको क्या? वेग के मतलब चाल, वेग के मतलब जो 2 घंटा में अभिक्रिया होने वाला है वो 10 मिनट में हो गया, कि जिसका वजह से हुआ उत्प्रेरक कहलाया। जो अभिक्रिया 10 मिनट में होना था वो 5 घंटा में हो रहा है, तो जिसका वजह से हो रहा है लेट, वो क्या कहला रहा है? उत्प्रेरक कहला रहा है। अब वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? वियोजन अभिक्रिया से आप देखिए, वियोजन अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक टूट करके एक से अधिक यौगिकों में बढ़ता है, यौगिक है और टूट करके फिर वो यौगिक में बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं? वियोजन बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 2KClO3 है और ये टूट करके क्या बना? 2KCl और 3O2, मतलब यौगिक है और टूट करके भी यौगिक बना। यौगिक ऑलरेडी है और टूट करके भी क्या बना? यौगिक ही बना। तो यौगिक रहे और टूट करके भी यौगिक बन जाए, तो वैसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का सबसे बड़ा उदाहरण यही है। कहता है वियोजन अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक टूट करके 2 या 2 से अधिक यौगिकों में परिणत हो जाता है, वैसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? हाँ, वियोजन अभिक्रिया कहता है। बात समझ में? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बताइए। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम सूत्र लिखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला बोलिए आप लोग। CaSO4 ½ H2, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए इसको वाइट कर देते हैं, दिखाई फिर नहीं देगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया, ठीक है। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सूत्र हो गया। अब उपयोग पूछता कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं? तो जैसे मान ले कि हड्डी उड्डी टूट जाता है, तो डॉक्टर लोग हड्डी को जोड़ने में क्या करते हैं? प्लास्टर जो करते हैं वो किससे करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस से करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जब मूर्ति बनाते हैं तो उसको, मूर्ति को निर्माण में भी हम, ठीक है,
किसका उपयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के। हम कोई चीज का खिलौना उलौना तैयार करते हैं तो उसको भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना सकते हैं। तो पहला है कि साँचे, खिलौने, सेरेमिक बर्तन आदि बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के। सजावटी सामान, मूर्ति भी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का करते हैं। अस्पताल में अस्थियों विभाग, दंत विभाग द्वारा एक पर्याप्त किया जाता है, जैसे टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। भवन के दीवारों और छत को समतल करने के लिए या डिजाइन बनाने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं? प्लास्टर। जैसे मान लीजिए कभी कभी दीवार जो होता है इससे टेढ़ा हो गया, उसको चाहिए कि हम दीवार में फोर सेलिंग बना ले, अच्छा से डिजाइनिंग ऊपर बना दे, फूल बना दे, तो सब किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। ठीक है। अग्निशमन संबंधित सामग्री इससे तैयार भी की जाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। प्रयोगशाला में गैसों का रिसाव के रोकने के लिए, जैसे मान लीजिए प्रयोगशाला उसमें गैस का रिसाव हो रहा है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रगड़ दीजिए तो रिसाव क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। छिद्र को बंद करने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडलीफ के तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो देखिए, हम अगर आवर्त सारणी की बात करते हैं तो मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी है, जो तत्वों के बांटा था मेंडलीफ के समय ज्यादा तत्व नहीं था। कितना तत्व था? 63 तत्व। मेंडलीफ के समय 63 तत्व। अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो तत्वों के बांटा गया था, सबसे पहले 30 तत्व थे। कितना तत्व थे? 30 तत्व। 30 तत्व। और 30 तत्वों को कौन बांटा था? लववाजे। ठीक है। किस आधार पर बांटा था? हाँ, धातु और अधातु के आधार पे। धातु और अधातु के आधार पे लववाजे बांटा था। कितना को? 30 को। फिर जब 33 आया तो उसको कौन बांटा? नहीं, त्रिक नियम किसका है? डेबोरेनर। डेबोरेनर के त्रिक नियम। ठीक है। और लवभाजे है तो धातु धातु, डेबोरेनर है तो त्रिक। ये भी किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। इसके बाद आया न्यूलैंड। न्यूलैंड किसके आधार पे? अष्टक नियम के आधार से। न्यूलैंड अष्टक नियम पे, सारे गांव पधा निशा पे बांटा करके। ठीक है। तो ये अष्टक नियम पे बांटा। तो ये बताइए कि अष्टक नियम पर बांटा तो इस समय तत्वों की संख्या 56। ठीक है। 56, इसके समय 33। और ये भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पे भी बांटा था। ठीक है। जब इसके बाद आया कौन? मेंडलीफ के समय आवर्तों की तत्वों की संख्या 63 था। कितना था? और ये भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पे बांटे थे। किसके आधार पे? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, जिसमें रासायनिक गुणधर्मों की समानता के आधार पे व्यवस्थित किए थे तत्वों को। ठीक है। 63 तत्वों को। लेकिन इनकी खास बात यह थी कि कुछ तत्वों के बोले थे भविष्यवाणी भी कर दी। न्यूलैंड की गलती यही था यहाँ पे कि ये बोल देते कि आगे मतलब 56 ही तत्व रहेंगे, इसके बाद और कोई तत्व को खोजा नहीं जाएगा। लेकिन मेंडलीफ आकर के खोजा तत्वों को और बोला 63 तत्व आइए, और बोले कि नहीं, आने वाला समय में और तत्व मिल सकते हैं, और उसके लिए खाली जगह छोड़ दिया आवर्त में। मेंडलीफ के समय वर्गों की संख्या या ग्रुप की संख्या 8 थे। ठीक है। कितना? 8। आवर्तों की संख्या 7। आवर्तों की संख्या 7। मेंडलीफ के जो बने थे, सारणी बने थे, उसमें 8 वर्ग थे। कितना? 8 वर्ग थे। आवर्तों की संख्या। लेकिन जब आधुनिक आवर्त सारणी बना, आधुनिक आवर्त सारणी जब बना, आवर्त सारणी बना, तो उसमें वर्ग की संख्या 18, वर्गों की संख्या, आवर्त की संख्या 7, आवर्तों की संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, आवर्तों की संख्या। मेंडलीफ में वर्गों की संख्या, आवर्तों की संख्या 7। और हम 18वां वर्ग को आधुनिक में बात कर रहे हैं। 18वां वर्ग को हम क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस। उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस। वर्ग 18 के जितने सारे तत्व हैं, वर्ग 18 के जितने सारे तत्व हैं, सबको क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस बोलते हैं। कौन गैस? वर्ग 17 वाले तत्वों को हाइड्रोजन,
हाइलोजन बोलते हैं, हाइलोजन बोलते हैं। वर्ग 17 वाले तत्वों को क्या बोलते हैं? वर्ग 1 वाले तत्वों को क्षार धातु क्या बोलते हैं? क्षार धातु। वर्ग 2 वाले तत्वों को क्षार मृदा धातु क्या बोलते हैं? क्षार मृदा धातु। वर्ग 1 वाले तत्वों को क्षार धातु, वर्ग 2 वाले तत्वों को। अगर हम ब्लॉक की बात करें तो 4 ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक में, किस ब्लॉक में? एस ब्लॉक की बात करते हैं हम, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। एस ब्लॉक में वर्ग कितना से कितना? 1 से 2। पी ब्लॉक में 13 से 18। पी ब्लॉक इधर वाला होता है एकदम लास्ट वाला, और बीच वाला होता है डी ब्लॉक 3 से लेकर के 12। और एफ ब्लॉक एक्टोनैथ और लैंडोनैथ, नीचे वाला, सबसे नीचे वाला क्या बोलते हैं हम? हाँ, ए ब्लॉक और ए ब्लॉक बोलते हैं। हो गया तो क्लियर। नेक्स्ट आते हैं। अब आगे यहाँ पे प्रश्न न्यूलैंड से ही कि न्यूलैंड के अष्टक नियम को लिखिए। तो 1868 ईस्वी में अंग्रेजी वैज्ञानिक 1866 में अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉर्ज न्यूलैंड ने 7 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, और उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को हाइड्रोजन से शुरू करके 56वां कहां तक? थोरियम पर समाप्त किया। सबसे कम द्रव्यमान वाले तत्व उस समय कौन थे? हाइड्रोजन। और सबसे अधिक थोरियम। हाइड्रोजन से शुरू किया न्यूलैंड, और थोरियम पर लेके क्या किया? समाप्त कर दिया। हाइड्रोजन से शुरू करके थोरियम पे समाप्त कर दिया। और इसी तत्वों के प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म समान देखा गया। मतलब पहले तत्व के गुणधर्म और 8वें तत्व के गुणधर्म क्या देखा गया? समान देखा गया। और इसी के आधार पे इनकी तुलना संगीत के अष्टक नियम पे कर दिया, सारे गामा पधा निशा पे कर दिया। इसी नियम को हम न्यूलैंड के अष्टक नियम भी कहते हैं। तो टोटल आपका आज कितना प्रश्न हो गया? 15 प्रश्न साइंस का हो गया। और ये साइंस का 15 प्रश्न आपको कंप्लीट करके नेक्स्ट जब आएंगे तो हिंदी के लेकर के आएंगे, और हिंदी के एक कल नहीं, इसके ठीक नेक्स्ट डे। ठीक है, हिंदी आएगा, उसके बाद संस्कृत, या संस्कृत उसके बाद हिंदी है जी, पहले हिंदी उसके बाद संस्कृत। ठीक है, जो भी रहेगा रूटीन में वही आएगा, हिंदी या संस्कृत दोनों में से कोई एक आएगा। जो रूटीन में आपका रहेगा वही आने वाला है। बाकी आप क्वेश्चन को डिनोट करेंगे, दर्शा लेंगे आप।